Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 10th April 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about यूनियन टेरिटरीज. देखिए, रिसेंटली आपको पता है कल के दिन असम और केरल के अलावा यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी में भी इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस. तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल आया है जहाँ पे यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया है, कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज के अपने लेजिस्लेचर्स हैं, उनके बारे में बातचीत हुई है. देखते हैं. दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें तो संविधान में पार्ट 8 में इनका जिक्र किया गया है, फ्रॉम आर्टिकल 239 टू 241. यूनियन टेरिटरीज, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, डायरेक्टली इन टेरिटरीज को मैनेज या एडमिनिस्ट्रेट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द प्रेसिडेंट. तो आप कह सकते हैं कि एवरी यूनियन टेरिटरी इन इंडिया इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करते हैं थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर्स इन यूनियन टेरिटरीज ऑफ लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, एंड उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनके थ्रू वो यूनियन टेरिटरीज को रेगुलेट करते हैं इन यूनियन टेरिटरीज लाइक अंडमान निकोबार, दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख. वहाँ पे जो उनके प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको कहा जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर. तो बेसिकली भारत में अभी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. अगर हम क्रोनोलॉजिकली देखें तो सबसे पहले यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार, दिल्ली एंड लक्षद्वीप बनाए गए 1956 में. फिर दादरा नगर हवेली 1961 में, दमन एंड दीव 1962 में. ये दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हुआ करते थे, बट साल 2020 में इनको मर्ज कर दिया गया. तो अब एक ही यूनियन टेरिटरी रह गया है इन दोनों को मिला करके, दैट इज दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली. उसके अलावा पुडुचेरी वाज डिक्लेयर्ड ए यूनियन टेरिटरी 1962, चंडीगढ़ इन 1966 एंड जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, इन दोनों को यूनियन टेरिटरी बनाया गया साल 2019 में. ये तो आपको याद ही होगा. यहाँ पे सबसे पहले तो स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज रिवोक्ड व्हिच वाज गारंटेड टू इट अर्लियर अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. स्पेशल स्टेटस हटाने के बाद जम्मू कश्मीर जो पहले एक स्टेट हुआ करता था उसकी टेरिटरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, और फिर इनको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया. अभी देखिए कुछ जगहों पे, जैसे 8 यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें से 3 जगहों पे चंडीगढ़, दमन दीव एंड दादर नगर हवेली और साथ ही साथ लक्षद्वीप, इन 3 जगहों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं प्रेसिडेंट के उनको कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटर. जबकि बाकी जो यूनियन टेरिटरीज हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, अंडमान निकोबार एंड पौंडीचेरी, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं प्रेसिडेंट के उनको कहा जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर. बेसिकली लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के को कहा जाता है जहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को नाम का दिया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर. तो आई हैव गिवन द डिस्टिंक्शन वाई एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है. तो एडमिनिस्ट्रेटर्स आर अपॉइंटेड फॉर यूनियन टेरिटरीज दैट आर स्मॉलर, जहाँ पे डायरेक्ट सेंट्रल कंट्रोल है, जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर आर अपॉइंटेड फॉर यूनियन टेरिटरीज विच आर मोर कॉम्प्लेक्स, पॉलिटिकली कॉम्प्लेक्स यूनियन टेरिटरीज. तो ये एक मोटी मोटी बात है, लेकिन और कोई बहुत स्पेसिफिक कारण नहीं है. कुछ जगहों के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको सिंपली एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है यूनियन टेरिटरी के, और कुछ कुछ जगहों के एडमिनिस्ट्रेटर जो है उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है. यूनियन टेरिटरीज आखिर बनाए क्यों गए? तो देखिए, यूनियन टेरिटरीज को बनाने के पीछे 4 मुख्य कारण हैं. पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, देखिए यूनियन टेरिटरीज, कुछ कुछ टेरिटरीज इतने छोटे हैं कि उनको अलग से स्टेट बनाना संभव नहीं था, प्लस वो ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड भी थे. जैसे हम पौंडीचेरी की बात करें तो उसके 3 अलग अलग टेरिटरीज जो हैं वो मिला करके पौंडीचेरी बनते हैं, और वो 3 अलग अलग स्टेट्स में हैं, यानम, माहे, कारिकल एंड पौंडीचेरी. तो 4 टेरिटरीज मिला करके एक यूनियन टेरिटरी बनता है. तो पॉइंट ये है कि देयर आर दीज यूनियन टेरिटरीज आर geographically very isolated, and that is the reason why, and
वेरी स्मॉल इन साइज एज वेल। इस कारण से इनको एक प्रॉपर अलग से स्टेट बनाना काफ़ी नहीं है। स्मॉल साइज में है तो पॉपुलेशन भी काफ़ी कम है। उसके अलावा कुछ तो यूनियन टेरिटरीज पॉलिटिकल रीजनिंग के कारण बनाए गए हैं, जैसे दिल्ली एंड चंडीगढ़। दिल्ली इज सीट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ चंडीगढ़ इज अ ज्वाइंट कैपिटल, अ शेयर्ड कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो पॉलिटिकल इंटरैक्शंस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स स्मूथ बनी रहे, इस कारण से दिल्ली के अंदर भारत सरकार की जब सीट है तो उस दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, इस कारण से चंडीगढ़ को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। कुछ यूनियन टेरिटरीज स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी कारण से भी बनाए गए हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख जो कि पाकिस्तान और चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, और तिब्बत साइड ऑफ चाइना, जो तिब्बत अभी करेंटली चाइना के कंट्रोल में है, तो लद्दाख तिब्बत से बॉर्डर शेयर कर रहा है। उसके अलावा अंडमान निकोबार इंडियन ओशन के अंदर आइलैंड्स हैं, इनका स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, तो इन कारणों से इनको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है ताकि भारत सरकार इनको डायरेक्टली मैनेज कर पाए, इनके सिक्योरिटी एस्पेक्ट को इंश्योर कराए, साथ ही साथ इनका जो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है उसको हम यूटिलाइज कर पाए। कल्चरल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स आर ऑल्सो रीजन। जैसे हम पौंडीचेरी की बात करें तो पौंडीचेरी वाज अ फ्रेंच कॉलोनी, तो और वो कल्चरली काफ़ी अलग हैं विथ रिस्पेक्ट टू द नेबरिंग सेटलमेंट्स, नेबरिंग पॉपुलेशन, और उनको सीधा सीधा इस स्टेट का हिस्सा बना देना, जिस रीजन में वो हैं वहाँ का हिस्सा बना देने से जो उनका कल्चरल आइडेंटिटी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो सकता था। तो कल्चरल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स के कारण भी यूनियन टेरिटरीज को बनाया गया है। सो यूनियन टेरिटरीज को 4 अलग अलग मुख्य कारणों से बनाए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसेस, पॉलिटिकल रीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसेस में दादरा नगर हवेली वगैरह ये आ जाएंगे, पौंडीचेरी आ जाएंगे, पॉलिटिकल रीजन में दिल्ली चंडीगढ़, सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजिक में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आ जाएगा, और कल्चरल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स में अगेन पुडुचेरी एंड दमन दीव दादर नगर हवेली आ जाएगा। तो दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, ये सब यूनियन टेरिटरी बनाए गए हैं फॉर 2 मेन रीजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसेस एज वेल एज कल्चरल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स। 3 इन 8 यूनियन टेरिटरीज में से 3 ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो है पुडुचेरी, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर। पुडुचेरी हैज अ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज पर आर्टिकल 239A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पुडुचेरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर्स हैं प्लस कंकरेंट लिस्ट के जो मैटर्स हैं उस पर कानून बना सकती है, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री कंट्रोल। दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो कानून बना सकती है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, प्लस ऑन द मैटर्स ऑफ कंकरेंट लिस्ट। दिल्ली को स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिला हुआ है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी को स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिला हुआ है अंडर आर्टिकल 239AA। जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली कैन ऑल्सो मेक लॉज ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स एंड कंकरेंट लिस्ट, बट स्टेट सब्जेक्ट्स में पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस पे वो कानून नहीं बना सकती। तो पॉइंट ये है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज वाली यूनियन टेरिटरीज हैं 3, उनके पास किसी नॉर्मल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे तो पावर हैं, बट विथ ऑफ कोर्स सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। एक तो दिल्ली वाली जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड पे कानून नहीं बना सकती, इसको रेगुलेट नहीं कर सकती, जो कि जनरली बाकी स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबली और एग्जीक्यूटिव्स के पास ये पावर होता है। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि इन इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज के होने के बावजूद भी इन यूनियन टेरिटरीज के लिए पार्लियामेंट चाहे तो इवन स्टेट सब्जेक्ट पे भी कानून बना सकती है। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द 3 लिस्ट फॉर द यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग द स्टेट लिस्ट। तो इनका अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो बात ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट चाहे तो इनके स्टेट लिस्ट के मुद्दों पे भी कानून बना सकती है। तो पॉइंट ये है कि यूनियन टेरिटरीज 8 हैं, पहले 9 हुआ करते थे, फिर 8 हैं आफ्टर मर्जर ऑफ दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव। यूनियन टेरिटरीज को 4 मुख्य अलग अलग कारणों से बनाया गया है। 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिनके अपने लेजिस्लेटिव असेंबली है, बट दोज लेजिस्लेटिव असेंबलीज have relatively less power in comparison with legislative assembly of a
state. टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है कि यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट ए यूनिक ब्लेंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी एंड पॉलिटिकल स्ट्रेटजी. डिस्कस द रीजन बिहाइंड देयर क्रिएशन. तो जो 4 मुख्य रीजन हमने डिस्कस किए आप उसको लिख सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट CAPF एक्ट नोटिफाइड. इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेज इन इंडिया हमने लगभग 1 महीने पहले भी देखा था. भारत में अलग अलग तरीके के सिक्योरिटी फोर्सेस. तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जैसे इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ये मेनली एक्शन में आते हैं जब कन्फ्लिक्ट का टाइम होता है. तो ये ऑफेंसिव फोर्सेस हैं. इन नॉर्मल टाइम में अपना ट्रेनिंग प्रैक्टिस करते रहते हैं एंड दे प्रिपेयर फॉर वॉर. देन देयर आर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज जैसे कि CRPF, CISF, SSB, ITBP, BSF, असम राइफल्स. अब इसमें से CRPF और CISF जो हैं वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हैं, जबकि SSB, ITBP, BSF, असम राइफल्स ये बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए. उसके अलावा स्टेट पुलिस फोर्सेस होते हैं. एंड देन देयर आर सम स्पेशलाइज्ड फोर्सेज लाइक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड नोन एज ब्लैक कैट्स. दे प्रोवाइड security to the VIPs. उसके अलावा SPG, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, दे प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द प्राइम मिनिस्टर. मैंडेट फॉर CAPF इन इंडिया. CAPF अलग अलग CAPF के लिए अलग अलग जो काम है. CRPF मैंने जैसा कि आपको बताया लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में काम आता है. तो CRPF का मेनली इस्तेमाल किया जाता है मिलिटेंसी जैसे कि इंसर्जेंट ग्रुप्स इन नॉर्थ ईस्ट या माओइस्ट इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया. वहाँ पे माओइस्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को टैकल करने में मेनली CRPF का इस्तेमाल किया जाता है. CISF जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वगैरह, इंडियन पार्लियामेंट, एयरपोर्ट्स, उन सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में CISF का इस्तेमाल किया जाता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस. BSF भारत बांग्लादेश बॉर्डर को सेफगार्ड करते हैं. ITBP ऑल्सो नोन एज हिमवीर्स, दे कीप विजिलेंस ऑन साइनो इंडिया बॉर्डर. सशस्त्र सीमा बल इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान बॉर्डर. एंड असम राइफल्स ओल्डेस्ट CAPF फोर्सेज इन इंडिया, राइट सिंस 1835, दे गार्ड इंडिया म्यांमार बॉर्डर. ये तो लगभग 1 महीने पहले भी हमने ये 2 पेजेस तो देखे ही थे, सिक्योरिटी फोर्सेस का सेग्रीगेशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस इन इंडिया. अब करंट न्यूज पे आते हैं. भारत सरकार ने एक कानून पास किया है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एक्ट 2026. ये कानून, पहले ये बिल पास किया, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस बिल 2026. अब इस बिल को राष्ट्रपति जी का एसेंट मिल चुका है. उसके बाद भारत सरकार ने इसको नोटिफाई करके प्रॉपर कानून बना दिया है. सो नाउ CAPF एक्ट 2026 इज इन फोर्स. CAPF एक्ट जो 2026 का लाया गया है उसमें मुख्य बात क्या है? मुख्य बात यह है कि CAPF के अंदर ये जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, इनके अंदर जो टॉप मोस्ट पोजिशन हैं, जैसे इंस्पेक्टर जनरल का पोजीशन, ADGs का, एडिशनल डिप्टी जनरल एंड एडिशनल डायरेक्टर जनरल एंड स्पेशल DG या DG पोस्ट, ये जो टॉप मोस्ट पोजीशन है CAPF के अंदर, वो ज़्यादा सीटें जो हैं वो IPS ऑफिसर्स के लिए रिजर्व रहेंगी. जैसे 50% सीटें जो हैं वो IPS ऑफिसर्स के लिए रिजर्व रहेंगी फॉर IG पोस्ट. 67% से ज़्यादा सीटें IPS ऑफिसर्स के लिए रहेंगी फॉर ADG पोस्ट. एंड 100% ऑफ द स्पेशल DG एंड DG पोस्ट विल गो फॉर IPS ऑफिसर्स. तो जो IPS ऑफिसर्स होते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज वाले होते हैं और वो जनरली स्टेट में काम करते हैं, अपॉइंटेड है भारत सरकार द्वारा, लेकिन काम करते हैं स्टेट के अंदर. लेकिन उन IPS ऑफिसर्स को डेप्यूटेशन पे भी भेजा जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन CAPF. तो स्टेट से निकाल करके उनको CAPF में भी भेज दिया जाता है कई कबार डेप्यूटेशन के लिए बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. और अब होता क्या है कि जब IPS ऑफिसर्स को CAPF में भेजा जाता है तो उनको टॉप मोस्ट पोजीशन जनरली दी जाती है. इस कारण से जो CAPF के जो ओरिजिनल कैडर्स हैं, जो उनके ऑफिसर्स हैं, उनको वो टॉप मोस्ट पोजीशन मिल नहीं पाता, क्योंकि IPS ऑफिसर्स को डेप्यूटेशन में भेजा जाता है और उनको टॉप मोस्ट पोजीशन दे दी जाती है. तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया लास्ट ईयर मई 2025 में, और सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को डायरेक्शंस दिए कि धीरे धीरे IPS ऑफिसर्स का डेप्यूटेशन इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को रिड्यूस किया जाए, ताकि ज़्यादा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स वाले लोग ही टॉप मोस्ट पोजीशन को होल्ड कर पाए इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस. भारत सरकार ने जवाब में किया क्या? एकदम उल्टा काम किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि
आईपीएस ऑफिसर्स का डेप्यूटेशन कम करो इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ताकि ज़्यादा जो ओरिजिनल कैडर्स हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के, वो टॉप मोस्ट पोजीशन होल्ड कर पाए। भारत सरकार ने कानून बनाया और उल्टा बिल्कुल प्रोविजन कर दिया। इस नए कानून के हिसाब से उन्होंने 50% सीटें आईजी पोस्ट पे, 67% सीटें या उससे ज़्यादा एडीजी पोस्ट और 100% सीटें फॉर स्पेशल डीजी एंड डीजी पोस्ट रिजर्व कर दिया फॉर आईपीएस ऑफिसर्स। इसके पीछे कारण क्या बताया गया? भारत सरकार ने इस नए कानून के पीछे कारण बताया कि देखिए, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं। वहां पे इंटरनल कोऑर्डिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं वो सेंटर स्टेज लिंकेजेस प्रोवाइड करते हैं बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, प्लस उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंसेस भी ज़्यादा हैं इंटरनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन को इंश्योर कराने में। इसी कारण से आईपीएस ऑफिसर्स का टॉप मोस्ट पोजीशन को होल्ड करना जरूरी है। जबकि इस कानून को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, इमेज है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर से। द फैमिली ऑफ सीएपीएफ पर्सनल्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द बिल विच हैज नाउ बीन अप्रूव्ड ऑल्सो। क्रिटिसिज्म मेनली यही है इस नए कानून का कि इट इज वायलेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, प्लस करियर स्टेग्नेशन फॉर सीएपीएफ। सीएपीएफ वालों का एक पर्टिकुलर लिमिट के आगे प्रमोशन हो नहीं पाएगा बिकॉज टॉप मोस्ट पोजीशंस तो रिजर्व कर दिए गए फॉर आईपीएस ऑफिसर्स। एंड मोरल इशू भी है। सीएपीएफ के जो ऑफिसर्स हैं वो डिफिकल्ट एरियाज में जाकर के काम करते हैं, ज़्यादा रिस्क लेते हैं, और वो इतना रिस्क लेते हैं अपने लाइफ के अगेंस्ट टू प्रोवाइड सेफ्टी सिक्योरिटी इन ऑर्डर टू सर्व, और उसके बावजूद भी एक पर्टिकुलर लिमिट के आगे उनका प्रमोशन नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं उनके मोरल को हैम्पर कर सकता है। सो दीज आर सम कंसर्न्स विद रिस्पेक्ट टू दिस न्यू लॉ सीएपीएफ एक्ट। इस टॉपिक के बेसिस पर प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट बॉक्साइट माइनिंग रिलेटेड क्लासेस इन उड़ीसा। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। छोटा सा न्यूज है, ध्यान से समझिएगा, मेंस में इसका अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में वहां की लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई, कन्फ्लिक्ट हो गए, जिसमें बहुत सारे ट्राइबल्स साथ ही साथ पुलिस वाले इंजर्ड हुए हैं। हुआ क्या कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पर्टिकुलर माइनिंग ब्लॉक वेदांता ग्रुप ऑफ कंपनीज को अलॉट किया गया था 2023 में। वेदांता ग्रुप ऑफ कंपनीज ने जब वहां पे माइनिंग का काम शुरू किया तो लोकल ट्राइबल्स ने प्रोटेस्ट किया उसके अगेंस्ट। तो वेदांता कंपनी ने दिखाया कि देखिए, बताया कि हमें प्रॉपर अप्रूवल मिला हुआ है ग्राम सभा से, क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत, आपको पता है फॉरेस्ट राइट एक्ट, जहां पे ट्राइबल एरियाज में अगर कोई माइनिंग की एक्टिविटी करनी है तो ग्राम सभा से स्पेशल परमिशन लेना होता है अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो वेदांता ग्रुप में बताया कि देखिए, हमने ग्राम सभा से स्पेशल परमिशन लिया हुआ है, इस कारण से माइनिंग कर रहे हैं। फिर भी ये प्रोटेस्ट चलता रहा क्योंकि जो लोकल विलेजर्स हैं, ट्राइबल्स हैं, उनका कहना है कि ग्राम सभा ने ठीक से इस पे विचार नहीं किया। ग्राम सभा ने सिर्फ प्रोसीजरल तरीके से इस पे विचार किया है। ग्राम सभा का मतलब है कि सारे मेंबर जो हैं वो उस पर्टिकुलर ग्राम पंचायत के वो मिल करके फैसला करेंगे, लेकिन ग्राम सभा के कुछ गिने चुने लोगों ने शायद से वेस्टेड इंटरेस्ट से ब्राइबरी लेकर के ये अप्रूवल दिया है। बिकॉज ग्राम सभा ने ये जो फैसला लिया है वो पार्टिसिपेटरी बेसिस पे नहीं लिया है, सारे लोगों का कंसेंसस के बेसिस पे नहीं लिया है, और इस कारण से वहाँ के ट्राइबल्स डिस्पाइट फॉर्मल अप्रूवल बाय ग्राम सभा गिवन 2 years बैक, जिस कारण से वेदांता ग्रुप को ये माइनिंग लीज मिला है, उसके बावजूद भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो पूरा मामला है जहाँ पे कन्फ्लिक्ट हुआ है बिटवीन ट्राइबल्स एंड लोकल पुलिस फॉर माइनिंग प्रोजेक्ट बाय वेदांता ग्रुप, इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट्स वायलेशन। फॉरेस्ट राइट एक्ट में कई सारे प्रोसीजर हैं, उसमें ग्राम सभा को बहुत सारा पावर दिया गया, बट ग्राम सभा का जो कंसेंट है उसको लेकर के भी प्रश्न है कि क्या वो सिर्फ प्रोसीजरल कंसेंट है या जेन्युइन पार्टिसिपेशन होता है उसमें। तो ग्राम सभा में भी कुछ 2-4 लोग जो मुखिया सरपंच लोग हैं वो मिल करके फैसला ले लेते हैं, बाकी लोगों को पता भी नहीं चलता है। हो सकता है उसके बदले में वो कुछ किकबैक्स या कुछ आप कह सकते हैं ब्राइब भी ले लेते होंगे। तो ग्राम सभा का पार्टिसिपेशन स्पेशली अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट इज ऑल्सो क्वेश्चनेबल। इज इट जस्ट प्रोसीजरल या जेन्युइन पार्टिसिपेशन हुआ इस केस में? तो ये जो पर्टिकुलर कन्फ्लिक्ट है in Odisha's Raigad district, it is a good example of tribal versus development, tribal rights versus developmental issues. It can also be an example of environment versus economic progress. वहां पे भी आप इसका एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेंड्स पर्सपेक्टिव से कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देखें तो देखिए, उड़ीसा इज टॉप मोस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर। भारत का 41% बॉक्साइट अकेले उड़ीसा से निकलता है। बॉक्साइट
से हम लोग बनाते हैं एल्यूमिना, और एल्यूमिना से फिर बनता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर सो मेनी थिंग्स, राइट फ्रॉम सोडा कैन टू एयरक्राफ्ट। हर जगह लगभग एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। टॉपिक के बेसिस पे प्रिंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट गगनयान मिशन री एंट्री, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, गगनयान मिशन के बारे में तो हमने 2-4 दिनों पहले भी देखा था। इट इज अ प्लान्ड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम ऑफ इसरो। इसरो इस गगनयान मिशन के अंतर्गत कम से कम 3 एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ के लो ऑर्बिट में भेजेगा, जहां पे वो लगभग 5 से 7 दिन तक अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करेंगे एंड देन दे विल बी अगेन ब्रॉट बैक टू द अर्थ सरफेस। एक बार जब गगनयान मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर इसरो जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस, लो अर्थ ऑर्बिट से बाहर के भी लॉन्ग डिस्टेंस मैन्ड मिशन प्लान करेगा। तो गगनयान मिशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लॉन्ग डिस्टेंस मैन मिशन ऑफ इसरो। तो गगनयान मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को भेजे जाएंगे, 5 से 7 दिन तक वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करके वापस आ जाएंगे। अब गगनयान मिशन में देखिए, जो पहला फेज होगा उसको भी अलग अलग फेजेज में लॉन्च किया जाएगा। तो पहला फेज अनक्रूड मिशन होगा, उसमें एस्ट्रोनॉट्स को नहीं भेजे जाएंगे, उसमें ह्यूमन लाइक रोबोट, उसका नाम रखा गया व्योम मित्र, ह्यूमन लाइक रोबोट भेजा जाएगा पहले स्पेस में। देखा जाएगा कि उसका एस्ट्रोनॉट्स, उसका इस रोबोट के ऊपर क्या इंपैक्ट हो रहा है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज में क्रूड मिशन यानी कि एस्ट्रोनॉट्स भेजे जाएंगे। पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी कि क्या क्या पॉसिबल इंपैक्ट हो सकता है एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर बाय सेंडिंग दिस ह्यूमन लाइक रोबोट व्योम मित्र। देन ओनली आवर एस्ट्रोनॉट्स कुड बी सेंट इन द सेकंड फेज ऑफ गगनयान मिशन, और वहां पे उनके लाइफ या हेल्थ के ऊपर कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा या थ्रेट नहीं होगा। तो दिस इज गगनयान मिशन। गगनयान मिशन अगले 3-4 महीनों में उसका पहला फेज लॉन्च हो सकता है बाय इसरो। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड ये आर्टिकल है कि गगनयान मिशन हो या जैसे अभी आर्टेमिस मिशन भेजा है नासा ने, ये मिशन कंप्लीट होने के बाद जो एस्ट्रोनॉट्स वापस से अर्थ पे आते हैं तो क्या स्टेप्स होता है जिसके मदद से वो सेफली अर्थ के ऊपर लैंड करते हैं। तो 4 मुख्य स्टेप्स हैं। देखिए देखिए, जैसे ही ये कोई स्पेसक्राफ्ट अर्थ एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा, अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण, और ये स्पेसक्राफ्ट काफी हाई स्पीड से आ रहा है, तो उस हाई स्पीड और अर्थ एटमॉस्फेयर दोनों के कारण एक स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन जनरेट होता है ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्पेसक्राफ्ट, और जिस कारण से हीट जनरेट होता है। हीट के साथ साथ फायर भी आ सकता है थोड़ा बहुत, तो इस कारण से स्पेसक्राफ्ट का फायर प्रूफ होना बहुत जरूरी है। अब होता क्या है कि जब ये स्पेसक्राफ्ट किसी भी एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो एटमॉस्फेरिक ड्रैग या फ्रिक्शन फेस करता है, जिस कारण से उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती है। इस फिनोमेना को कहा गया है एरो ब्रेकिंग। तो पहला स्टेप होता है एटमॉस्फेरिक ड्रैग। साथ ही साथ जरूरी है कि ये जो स्पेसक्राफ्ट है, जो रिकवरी स्पेसक्राफ्ट है जिसकी मदद से री इंटर कर रहे हैं हमारे एस्ट्रोनॉट्स इन आवर एटमॉस्फेयर, वो हीट सील्ड प्रोटेक्टेड हो। तो हीट सील्ड प्रोटेक्टेड होने के कारण आग अंदर तक नहीं पहुंचती है, और फिर धीरे 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 जब स्पीड काफी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ एरो ब्रेकिंग, देन हमारे एस्ट्रोनॉट जो है वो पैरासूट ओपन करते हैं, और पैरासूट ओपन करने के बाद दे जंप आउट ऑफ दिस बर्निंग ऑर्बिटल, और उसके बाद दे स्प्लैश डाउन इन सम वाटर बॉडी, और वहां से फिर उनको रिकवर कर लिया जाता है इन सेफ मैनर। किसी ओशन में या सी में वो स्प्लैश डाउन करते हैं और वहां से फिर उनको रिकवर कर लिया जाता है। तो दीज आर द 4 स्टेजेस फॉर री एंट्री एंड रिकवरी सिस्टम ऑफ अ मैन्ड स्पेस मिशन। अभी आर्टेमिस मिशन में भी 2-3 दिनों बाद आप देखोगे अखबार में ऐसा फोटो आएगा, जब वो जो 4 एस्ट्रोनॉट्स भेजे गए आर्टेमिस मिशन में, अब वो रिटर्न आना शुरू हो चुके हैं, तो उनको किसी न किसी वाटर बॉडी में से स्प्लैश डाउन करा करके रिकवर किया जाएगा। इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। 106th Constitutional Amendment से related, the implementation of one-third reservation for women in Lok Sabha and State Legislative Assembly is dependent on both census and delimitation exercise. That is true. To enable reservation without reducing the existing seats, the proposal include increasing the strength of Lok Sabha beyond its current limit and of set under Article 81. That is true. तो both statements are correct. Renewable energy statistics के हिसाब से इंडिया रैंक्स सेकंड ग्लोबली, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इंडिया रैंक्स थर्ड। इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू अचीव 50% ऑफ क्यूमुलेटिव पावर बाय 2030, दिस स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग, इंडिया हैज ऑलरेडी अचीव्ड दिस बाय 2025। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट
adopted inflation targeting as primary objective of monetary policy. That is true. Under monetary policy framework agreement, RBI is mandated to maintain 4% inflation target with a tolerance band of 4 plus minus 2%. Both statements are correct. Conference of Party number 31 will be jointly conducted by Turkey and Australia. That's all from our side for today. Thanks for watching.